जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके वीडियो के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है। तो जिसके कारण साथियों आपके कहने पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। आपको पता ग्रामर हमने पढ़ा दिया है, वीडियो एग्जाम के लिए आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का ये दूसरी क्लास है। आपने पहले क्लास में बहुत अच्छा दोस्तों कमेंट किया, जिससे हमारा क्या होता दोस्तों, मोटिवेशन बढ़ता, ठीक है। तो आपको बता दें, आज हम देखेंगे दूसरी क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास के। अब देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और साथ ही जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको ये मिल जाएगा, पूरा संविधान हमने पढ़ाया है, ठीक है। वीडियो के लिए ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जी के क्लास मिल जाएगी, और आपके लिए देखिए संपूर्ण हिंदी की क्लास है, ठीक है। आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पत्र लेखन और हिंदी सब कुछ तैयार मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों 10 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। उम्मीद है कि इस बार भी 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो एक बार जा करके दोस्तों जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों देखिए, पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा किसने है। जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले हिंदी का इतिहास लिखा था फ्रेंच भाषा में। फिर उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि हिंदी भाषा में दोस्तों शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया। फिर उसके बाद हमने बताया अंग्रेजी भाषा में दोस्तों लिखा गया अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। देखिए काल विभाजन कैसे हुआ। देखिए काल विभाजन दोस्तों आपको बता दें, काल विभाजन के कुछ क्या थे, आधार थे। क्या आधार थे? तो देखिए कुछ आधार आप पढ़ेंगे, जैसे समय के आधार पर। देखिए वैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, मगर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए समय के आधार पे, मतलब समय का था पुराना था, आदिकाल रख दिया गया काल का नाम, पूर्व मध्यकाल है ना, उत्तर मध्यकाल यानी आधुनिक काल। देखिए समय होता है ना आधुनिक, तो उसी हिसाब से मतलब समय के आधार पे भी इनके नाम रखे गए, किसके, हिंदी साहित्य के काल जो विभाजन हुआ था उनके नाम, ठीक है। कुछ प्रवृत्तियों के आधार पर, जैसे वीर गाथा काल है ना, वीरों के समय दोस्तों वीर गाथा काल, भक्ति हुई दोस्तों भक्ति काल हो गया है ना, गद्य लिखा गया गद्य काल हो गया, रीत के समय रीत काल नाम रख दिया गया, ठीक है। कुछ साहित्यकारों के हिसाब से देखिए, कुछ ऐसे साहित्यकार हो दोस्तों जिन्होंने अपना बहुत बड़ा वर्चस्व छोड़ दिया, ठीक है, उनके नाम पर दोस्तों भी साहित्य का नामकरण हुआ। जैसे भारतेंदु युग पढ़ेंगे आप, और द्विवेदी युग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु और द्विवेदी युग हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। कुछ दोस्तों धर्म सुधार जो आंदोलन चले उनके आधार पर भी नाम रख दे, जैसे पुनर्जागरण काल, ठीक है, पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल, इस तरीके से इनके नामकरण किए गए हैं। तो चलिए अगर हम बात करते दोस्तों काल विभाजन की, तो सबसे पहले नाम किसका आता है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखिए हमने पहले बताया था ना, सबसे पहले दोस्तों काल विभाजन की शुरुआत किसने की थी, तो ग्रियर्सन द्वारा किया गया। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए ग्रियर्सन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रियर्सन के बारे में क्या है, तो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित कौन सी रचना थी इनकी, हम पहले बता चुके, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य काल विभाजन का प्रयास किया गया दोस्तों। यूपीएसआई 2021 में अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे दोस्तों, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास किसने किया सबसे पहले, तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, ठीक है। इन्होंने दोस्तों को बता, जैसे हम अभी 4 भागों में पढ़ते हैं ना, 4 भाग में बटे हुए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। मगर दोस्तों इन्होंने जब किया था ना, उन्होंने 11 भागों में बांटा था। कौन से 11 भाग थे, एक पहला इन्होंने चारण काल बताया था, फिर दोस्तों दूसरा क्या था, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा कहा था, तीसरा काल कौन सा था दोस्तों, तीसरा भाग था इनका जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, और आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, और जो 9वां था 18वीं शताब्दी, और 10वां था दोस्तों कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हालांकि आपको ये चीजें बिल्कुल याद नहीं रखनी, आपको याद क्या रखना कि भैया सबसे पहले क्या साथियों, सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसमें किया, तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। बस ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए मिस्र बंधुओं ने भी दोस्तों इसको बांटने की कोशिश की, हालांकि आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों 5 भागों में बांटा था। प्रारंभिक काल, ठीक है, प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया, फिर माध्यमिक काल बांटा, फिर अलंकृत काल बांटा, फिर अलंकृत काल के बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल। हाँ,
अब देखिए ये आपको याद रखना दोस्तों, क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, जो कि अभी भी दोस्तों क्या है, चल रहा है, ठीक है। देखिए इन्होंने काल एवं प्रवृत्ति दोनों के आधार पर दोहरा नामकरण किया, जिसमें इन्होंने प्राथमिकता किसको दी, प्रवृत्ति, यानी काल के आधार पे, यानी कि समय के आधार पे, और प्रवृत्ति, जिस प्रकार की प्रवृत्ति थी, जैसे वीर के, जैसे आदिकाल में क्या दोस्तों, राजा महाराजा रहते थे, वो बहुत युद्ध लड़ते थे, वीर गाथा, उनकी वीर की गाथा सुनाई जाती थी, इसलिए उसको वीर गाथा काल कह दिया गया ना, इस तरीके से। मतलब कि पहला देखिए काल के आधार पे जैसे नाम हो गया आदिकाल, और दोस्तों प्रवृत्ति के आधार पे वीर गाथा काल इसको कहते हैं, यानी कि दोहरा नामकरण किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मगर दोस्तों इन्होंने प्राथमिकता किसको दी थी, तो प्रवृत्ति को ना, प्रवृत्ति को, यानी वीर गाथा काल वाले को ना। तो याद रखेंगे आदिकाल का समय दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितना है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। देखिए ईस्वी नहीं है, ये विक्रम संवत है, ठीक है। ये आपके यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिकाल का समय दोस्तों कितना है, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक, ठीक है। चलिए, और पूर्व मध्यकाल, जिसको दोस्तों या भक्ति काल भी कहते हैं, ये 1375 विक्रम संवत से 1775 विक्रम संवत तक। और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल दोस्तों 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, 1900 विक्रम संवत से अब तक चल रहा, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोस्तों, और इसका मत ही क्या है, सर्वमान्य, मतलब सबसे ज्यादा इसी के मत माने जाते हैं। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। ये इसकी दोस्तों डेट कई बार पूछी गई, तो ये डेट याद रखेंगे कि आदिकाल दोस्तों इसका समय कितना रहा, तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राम कुमार वर्मा ने तो 5 भागों में बांटा दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपसे, ठीक है। गणपतचंद दोस्तों इनको भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इन्होंने 3 ही भागों में बांटा था, प्रारंभिक काल, ठीक है, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने दोस्तों 4 भागों में बांटा, इनका भी देख सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, 4 भाग में देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यही हम सब अभी पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद जी दोस्तों इनको भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, डॉक्टर बच्चन सिंह इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, ये वाला हम देखते हैं जो सर्वमान्य है, नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपके दोस्तों ये जो है ना आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना डेट। देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार क्या है, आपको बता दें, इसके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी साहित्य का ब्रज साहित्य है ना, हिंदी साहित्य का ब्रज इतिहास है ना, ये क्या है, इसके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है, क्या नाम है ग्रंथ का, हिंदी साहित्य का ब्रज इतिहास। में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, और दोस्तों सर्वमान्य तथ्य भी है। कौन कौन से 4 भाग हैं, तो याद रखिएगा, पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, जो कि आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था, यही है ना, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। फिर पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल दोस्तों 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। फिर दोस्तों उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल या गद्यकाल दोस्तों 1900 विक्रम संवत से अब तक, ठीक है। अब देखिए अगर इसको दोस्तों अब देखते हैं, जो ये है ना 1900 विक्रम संवत, देखिए आधुनिक काल को हम कई भागों में बांट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 1843 से 1857 ईस्वी तक दोस्तों संक्रांति काल कहा गया है। उसके बाद के काल को देखिए पुनर्जागरण काल जिसको कहते हैं, या फिर भारतेंदु युग है ना, भारतेंदु युग आप पढ़ेंगे तो दोस्तों ये 1857 से 1900 ईस्वी तक चला, ठीक है। जागरण काल या द्विवेदी काल जिसको कहते हैं, द्विवेदी युग कहते हैं, 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद युग दोस्तों 1918 से 1936 तक, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर प्रगतिवाद युग आया 1936 से 1943 तक। फिर प्रयोगवाद युग आया 1943 से 1952 तक। फिर नई कविता युग आया 1952 से 1960 तक। फिर साठोत्तरी कविता युग आया दोस्तों 1960 से 1990 तक। फिर समकालीन कविता आया दोस्तों 1990 से अब तक। ये है दोस्तों पूरा बटा हुआ काल विभाजन। साथ ही काल विभाजन आपने देख लिया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आदिकाल के बारे में, ठीक है। आदिकाल का नामकरण, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या साथियों, आदिकाल का नामकरण किसने क्या नाम दिया आदिकाल को, तो उसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बहुतों बार पूछे गए ना। चलिए, एक तरफ दोस्तों प्रयोक्ता और एक तरफ नामकरण, किसने कौन सा नामकरण किया है इसके बारे में बात करें। किसका नामकरण, तो आदिकाल का। तो चलिए आपसे पूछेगा दोस्तों कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा दोस्तों, तो किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या आएगा कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो आप बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। वही जॉर्ज ग्रियर्सन है दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले
हिंदी साहित्य के इतिहास को दोस्तों बांटने का प्रयास किया, मतलब कि काल विभाजन का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या बोला दोस्तों? वीर गाथा काल कहा। यह आपके यूपीएसआई में पूछा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला? बीज वपन काल कहा। इसमें बीज बोए जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा बीज वपन काल किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई और दोस्तों यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीज वपन काल किसका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला? सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी आदिकाल को। दोस्तों याद रखिएगा यूपीएसआई में भी पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों ये शुरुआत के चार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट की। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रेसन ने। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों ये आपको, ये चार आपको जरूर याद रखने हैं। क्या? चार आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसे कि मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कह दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कह दिया, और राम कुमार ने देखो संधि काल और चारण काल दोनों कहा। और आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। और सुमन राजे ने आधार काल कह दिया दोस्तों। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अभ्रंश काल या पुरानी हिंदी काल कहा इसको। और राम खिलावन पांडे हरिश्चंद्र वर्मा ने दोस्तों संक्रमण काल कहा। और गणपत ने दोस्तों शून्य काल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, धीरेन्द्र वर्मा ने क्या बोला है? अभ्रंश काल। तो दोस्तों आपको मैं दोबारा बता दूं, बस ये चार आपको याद रखने हैं कि भैया जॉर्ज ग्रेसन ने क्या बोला? चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? वीर गाथा काल। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला? बीज वपन काल। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला? सिद्ध सामंत काल। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने की बहुत ज्यादा आशाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला कि आदिकाल अत्यधिक व्याघातों का एवं विरोधों का युग है। दोस्तों ये स्टेटमेंट कभी बार पूछ ले आते हैं ना, तो वैसे आपको याद नहीं रखना। हाँ, इनकी समय सीमा याद रख लीजिएगा। समय सीमा क्या थी, है ना, आदिकाल की। तो ये समय सीमा इन्होंने द्वारा बनाया गया, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में आप ज़्यादा विचार मत करिए। आपको वही वाला जो हमने शुरुआत में बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 1050 विक्रम संवत है ना, वो आपको याद रखना बस। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक याद रखिएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में, देखिए आदिकाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला। ठीक है, अब देखिए यहां से याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का, देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। और देखिए ना, याद रखिएगा कि अभ्रंश नाम सबसे पहले, अगर दोस्तों अभ्रंश का बात आती है तो अभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्रंश का नाम सबसे पहले कहाँ मिला, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में दोस्तों अभ्रंश का क्या मिला है दोस्तों? अभ्रंश नामकरण मिला है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आदिकाल या फिर हिंदी का प्रथम कवि। आपसे पूछेगा कि हिंदी का पहला कवि, देखिए हिंदी का पहला कवि वही होगा जो आदिकाल का पहला कवि होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हर किसी के अलग अलग मत हैं, तो वो चीज आपको याद रखना है कि कौन है हिंदी का पहला कवि। आपसे पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि क्या कौन है, तो आप बताइएगा मुंज या भोज। आपसे पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार कौन है दोस्तों, तो आप बताइएगा मुंज हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप बताइएगा मुंज। ठीक है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, पुष्य या पुंड्र। ठीक है, चलिए मिश्र बंधु भी दोस्तों पुष्य या पुंड्र को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके किसमें पूछा गया था? जेल वार्डन में। ठीक है, याद रखिएगा कि जेल वार्डन में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान। कौन दोस्तों? अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने दोस्तों स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप बताइएगा कि स्वयंभू हैं। ठीक है, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो विद्यापति जी हैं। और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार कौन है, तो शालिभद्र सूर्य जी। ठीक है,
और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन है? तो याद रखिएगा सरहपा। क्या है दोस्तों? सरहपा। इन्हीं के सब नाम है, बहुत सारे नाम हैं। तो सरहपा दोस्तों। और देखिए यूपीएससी में पूछा भी गया, अगर ऐसे पूछे, देखिए किसी का नाम ना लेना, अगर ऐसे पूछे हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तब भी आप सरहपा ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सर्वमान्य है। ठीक है, जो राहुल सांकृत्यायन ने माना वही पूरे सर्वमान्य है। ठीक, अगर किसी का नाम लेता है तो आपको उनके अनुसार बताना। आपसे पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप बताइएगा अब्दुल रहमान। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले, कुछ ना दे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप बताइएगा सरहपा। कौन बताएंगे आप? सरहपा बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सरहपा दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि कौन होंगे? सरहपा, जिनको दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी पहला कवि हिंदी का माना जाता। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी या फिर हिंदी की प्रथम रचना। देखिए हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं, अब हिंदी की प्रथम रचना भी तो कोई ना कोई होगी। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आएगा, सर कि हिंदी के अगर प्रथम कवि कौन है? सरहपा हैं, तो उन्हीं की कोई रचना होगी जो कि हिंदी की पहली रचना होगी। तो भैया आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सरहपा थे ना, वो हिंदी के प्रथम कवि जरूर थे, मगर दोस्तों उनके द्वारा जो लिखा गया था ना, वो सही से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर देखिए जो चीज प्राप्त होगा उसी की तो बात करेंगे हम। हाँ, तो प्राप्त क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली रचना यानी हिंदी की प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार। 933 में लिखा गया। याद रखिएगा दोबारा से कि हिंदी की पहली रचना कौन है? श्रावकाचार। किसने लिखा? तो रचनाकार कौन है? श्रावकाचार किसकी रचना है? तो आचार्य देवसेन दोस्तों, जो कि जैन कवि थे। याद रखिएगा आचार्य देवसेन जी की रचना कौन सी है? श्रावकाचार मेरे साथियों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों मुक्तक काव्य और अपभ्रंश प्रभावित ये हिंदी है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हम कल के वीडियो में क्या देखें दोस्तों। देखिए आदिकाल की विशेषता, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाव पक्षी। इसे देखिए आदिकाल की विशेषता क्या होती है, जिसमें दोस्तों पता है कि आदिकाल में क्या होता था। जो कवि होते दोस्तों किसी न किसी राजा के यहाँ रहते थे, दरबारी बन के, है ना। और दोस्तों जब किसी के यहाँ रहेंगे तो जिसकी खाएंगे उसी के बजाएंगे, यानी उनकी वीरताओं का वर्णन करते थे। भले ही राजा डरपोक रहा हो, मगर उनका वर्णन वो बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे, क्योंकि उनके यहाँ खाते थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। और युद्धों को देखते थे दोस्तों। सजीव वर्णन का होता, खुद युद्ध देखते थे। इससे आपको पता होगा कि चंद्र बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ दोस्तों खुद युद्ध देखता था, खुद युद्ध लड़ने जाता था और उसका वर्णन करता था ना। और श्रृंगारिकता का वर्णन देखिए, श्रृंगारिकता का वर्णन यानी दोस्तों जो जहां दोस्तों नायक नायिका यानी कि राजा और रानी का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन करता था, है ना। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन यानी कि ऐसा दोस्तों जब राजा रानी से बिछड़ता था तो दोस्तों बारिश होती थी तो कहते थे ना बारिश हो रही दोस्तों, मतलब कि मौसम भी रो रहा है, यानी कि उद्दीपन कर रहा, मतलब कि बारिश आते ही ना तो ऐसा लगता था दोस्तों कि मौसम, मतलब कि हमारे साथ साथ मौसम रो रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि दोस्तों जब ब्रेकअप होता है ना प्रेम का, तो दोस्तों जब बारिश का मौसम आता है ना, जैसे उनको लगेगा कि यार ये बारिश का मौसम ना रुला रहा हमको ना, ऐसी चीज़ें, तो वैसा ही वर्णन इसमें करते थे। और दोस्तों आपको पता है जब बसंत ऋतु आती थी तो कहते थे ये मिलने का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है ना, तो इस तरीके से वर्णन इनका करते थे। ठीक है, तो साथियों ये थी मतलब इनकी विशेषताएं थी। ठीक है, अब देखिए कला पक्ष क्या थी दोस्तों, ये आपको बता दें कि प्रबंध और मुक्तक कला दोनों का प्रयोग करते थे। और दोस्तों डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का प्रयोग करते थे। आपको बता दें डिंगल क्या होती थी, तो अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर दोस्तों डिंगल बनती थी, और पिंगल अपभ्रंश और ब्रज मिलकर दोनों शैलियों का प्रयोग करते थे। और छंदों की प्रधानता दोस्तों दोहा, चौपाई, छप्पई, आल्हा, इस तरह की छंदों का प्रयोग करते थे। अब देखिए बात करते हैं अलंकारों में, तो अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, श्लेष, है ना, उपमा, यमक, अनुप्रास, इनका वर्णन ज्यादा करते थे। अतिशयोक्ति का होता दोस्तों बढ़ा चढ़ा के वर्णन। देखिए राजाओं का बढ़ा चढ़ा के वर्णन ही करते थे, नहीं तो इनकी दोस्तों पिटाई होती थी ना। तो याद रखिएगा ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला वीडियो कल पड़ेगा दोस्तों इसका। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और आपको बता दें। ठीक है, अगली वीडियो कल पड़ेगा और आपको बता दें अगर साथियों आप हमारी ई बुक परचेस करना चाहते हो दोस्तों, ये हमारी ई बुक है, हिंदी साहित्य का सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो चीज़ पढ़ा सब कुछ मिलेगा, डीपली मिलेगा। ठीक, और उसके अलावा पुरस्कार जितने भी दोस्तों, चाहे वो जो भी पुरस्कार हो पूछा जाता है, और कभी उनके उपनाम हो गए, स्थान, जन्म स्थान हो गए, रचना हो, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 50 रुपये दोस्तों ये है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारी ग्रामर की ई बुक है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको उसी तरीके से 50 रुपीज़ की देखिए हमारी 4 ई बुक हैं, आप जो भी चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। देखिए हिंदी साहित्य की है 50 की, ये हिंदी की है ये भी 50 की, ये 25 की है भाषा बोली की, और ये 25 की है पत्र लिखा, यानी कि टोटल कितने 150 रुपये में आपको चारों ई बुक प्राप्त हो जाएंगे। किस नंबर पे कैसे होंगे तो आपको बता दें, इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेज के हमसे दोस्तों व्हाट्सअप पे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, और एक बार बता दें आपको, जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे और आपको ये वाला
प्ले लिस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा रखा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।